वाली बातों के साथ सबका साथ है, सबका विकास है। तो ये विकास करते जा रहे हैं, अतिक्रमण फैलाते जा रहे हैं। बुलडोजर भी घूम लेगा, 3 महीने बाद वापस वही हालत आ जाएगी। तो उसके लिए तो जनप्रतिनिधि प्रशासक सब मिलके चर्चा करे, बातचीत करे तो सब चीज़ हट सकती है, सब संभव है। हर वक्त इसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं कि अतिक्रमण कैसे फैलाया जाए, कैसे किसी को जनता को डिस्टर्ब किया जाए। कहीं पे भी बात करते हैं, मकान बना रहे हैं, परमिशन तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं आएगा, अपने यहाँ मकान बन जाता है। यानी सिस्टम से होता है। अब किसको क्या बोलोगे आप? इसलिए किसी के बाई नेम बोलना तो एक दुश्मनी सही बात जताने वाली बात हो जाती है कि भाई ये मेहता जी ने वहाँ जाके ब्रह्मास्त्र पे गए थे और वो ये भाषण दे के आए थे वहाँ, तो भाई इस पर कार्रवाई हो रही थी। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अतिक्रमण जो भी है स्वेच्छा से हटा ले। बिल्कुल। सब गांधी चौक तक आते थे हम जी। तो इतनी रौनक थी और बहुत ही अच्छा था, लोगों का आवागमन, कपड़ा बाजार देखते थे, पुराना मार्केट था। लेकिन ऐसे अतिक्रमण पहले भी नहीं देखे थे हम। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था गांधीनगर ही हुआ था। बुलडोजर चलते चलते रुक जाते हैं, पूछते भाई बुलडोजर तो पूरा चला हो? नहीं साहब का फोन आ गया, बात खत्म हो गई। तो सिस्टम सेट हो जाता है। अब कई लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो खाली एक फ़ोन पे काम कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ है चित्तौड़गढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड चित्तौड़गढ़ से सचिव पद पर रहे हैं आप लंबे समय से, और आज हम आपसे बात करेंगे किस प्रकार चित्तौड़गढ़ की शुरुआत होती है और क्या कुछ नए बदलाव होते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे जानकारी लेंगे। नमस्कार, ब्रह्मास्त्र में आज आप लोगों ने निमंत्रण दिया है, उसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ और चित्तौड़ की जनता के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मीरा मार्केट, मीरा नगर की जो स्थापना हुई थी 1955 यानी कि 1955 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा उद्घाटन किया गया था। और कोऑपरेटिव की एक थीम जो थी उसको आगे बढ़ाने का श्रेय सुखाड़िया साहब का चित्तौड़ के प्रति रहा है और उन्होंने सबसे बड़ी संस्था का शुभारंभ कराया था। यह कोऑपरेटिव जनता को एक साथ लेना, मध्यम वर्ग को साथ लेना और उसके विकास के लिए कार्य करना। सभी व्यक्तियों को मकान के पट्टे दिए गए थे। उस समय पट्टे की वैल्यू भी बहुत नहीं के बराबर थी, लेकिन पैसे की वैल्यू बहुत थी जी। इसलिए हर व्यक्ति को ए लाइन के जो प्लॉट दिए गए थे 60-80 के दिए गए थे और आज भी वो विद्यमान है। और आवासीय के लिए दिए गए थे कि भाई यहाँ पे लोग आके रहेंगे। तो सामने कलेक्ट्री का शुभारंभ हुआ था, तो उसके साथ साथ एक नगर भी बन जाएगा और उसी के साथ मीरा नगर के अंदर कुल मिलाकर ये दिया गया था 40 प्लॉट के पट्टे दिए गए थे और 40 मकान बनाने के लिए लोन भी दिया गया था। सभी व्यक्तियों ने मकान बनाए थे और उसी के साथ ये शुभारंभ हुआ था। यानी कि चित्तौड़ के आसपास जो शहर था वो बहुत दूर था और चित्तौड़ के अंदर सिटी से गांधी चौक से मीरा नगर तक आने के लिए कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी। लेकिन लोगों ने अपनी हिम्मत जताई और यहाँ मकान बनाए और कलेक्टर के पास रहना प्रारंभ किया था। उसके बाद ये 1955 के अंदर देखा जाए और मैंने जो सुना है हमारे पूर्व कार्यकारिणी द्वारा या सदस्यों द्वारा कि यहाँ एक जंगल का रूप था, यहाँ चोर डकैत बहुत आते थे, लूटमार होती थी। लेकिन यहाँ समिति ने जो अग्रणी की और सुखाड़िया साहब ने जो शुभारंभ कराया था वो बहुत ही एक सराहनीय और आज चित्तौड़ की बहुत बड़ी देन है। चित्तौड़ का एक हार्ट है, चित्तौड़ के लिए एक पहचान बनी हुई है मीरा नगर। उसके पश्चात मीरा नगर के अच्छे जो इसके वरिष्ठ और सक्रिय कोऑपरेटिव के अंदर थे हर नारायण जी बंसल साहब, जो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए कार्य को बढ़ाया और मीरा नगर के साथ साथ मीरा मार्केट की भी स्थापना की थी, जिसके मीरा मार्केट और मीरा नगर दोनों का देखा जाए तो राजस्थान में एक पहली बार ये हुआ था कि आवासीय और व्यावसायिक का लाइसेंस दिया गया था। एक साथ दोनों शुरुआत हुई थी, दोनों का एक साथ शुभारंभ हुआ था। यानी कि 84 के अंदर 1984 के अंदर व्यवसाय के लिए मीरा नगर की स्थापना होकर सभी को आवंटन पत्र दिए गए थे। उसी के साथ साथ इसमें एक मीरा हॉल की भी निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें सभी लोगों के वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हो, मीटिंग हो, कोई भी कार्य करने हो, उसकी सुविधाएं डेवलप की गई थी। और उसी के साथ मीरा नगर में एक भोजनशाला की भी व्यवस्था की गई थी कि हर व्यक्ति यहाँ रहेगा तो कोई सामाजिक कार्यक्रम करना हो तो कहाँ जाएगा, इसके लिए उसको भी
व्यवस्था देते हुए समिति ने ये कार्य किया था। कई समाज को भी यह व्यवस्था दी गई थी, जैसे जैन समाज को है, विष्णु समाज को है, ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ सुविधा दी गई थी समिति द्वारा। समय समय पर पूरा ध्यान दिया गया था। यानी सरकारें बदली और जो वीरानगर आवासीय योजना थी, उस योजना के तहत जो कहने का मतलब ये है कि वो उनमें नियम थे कि भाई ये आवासीय रहेंगे। ये व्यवसायिक कन्वर्ट कैसे हो गए? जो वीरानगर कॉलोनी उस वक्त जो स्थापित हुई थी, बनी थी, और आज की स्थिति देखते हैं तो क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं, ये चीज़ हम कहना चाहते हैं कि समिति द्वारा जो आवासीय है उसको आवासीय का ही आवंटन पत्र दिया गया था, और जो व्यवसायिक है उसको व्यवसायीकरण का ही आवंटन पत्र दिया गया था। नहीं, लेकिन अभी की बात की जाए तो लगभग जो आवासीय जो कॉलोनी है, जो मकान है, उन पे सब पे कमर्शियल हो गए, दुकानें बन गई है, कॉम्प्लेक्स बन गए, होटलें बन गई है। तो वो किस तरीके से हुआ? यानी उसमें क्या नियमों में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, बदलाव की हम कोऑपरेटिव के अंदर कोई बदलाव की बात नहीं करते हैं। ये हर व्यक्ति अपने मन मर्जी से कोई करता है तो समिति ने उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम सेट है और नगर परिषद से मिलकर इसमें नियमों में बदलाव किया गया हो? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और सहकारिता के अंदर जो दिया गया है मकान, एक दूसरे के लिए काम लेने के लिए दिया गया है, उसको मकान में रहने के लिए दिया गया है। वो कई सारे व्यक्ति होते हैं जो उस समिति द्वारा व्यवस्था की गई है मकान की या दुकान की, और उन्होंने बेच दिया है तो अपनी निजी कारणों के कारण बेच रहे हैं, न कि समिति कभी कहती है कि आप बेच दो, ये कर दो, कभी नहीं होता है। नहीं, तो ये बदलाव जो किया गया, क्या समिति से समिति की जो कमेटी है उससे कोई यानी परमिशन लेते थे या इस टाइप का कुछ था? समिति ने अभी तक तो, मेरे को इतने वर्ष हो चुके हैं, कभी समिति परमिशन नहीं देती है। आवासीय है वो आवासीय रहे और व्यावसायिक है वो व्यावसायिक रहे। इसके लिए समिति कभी नहीं कहती कि आप मकान तोड़ के दुकानें बना लो, मार्केट बना लो, अतिक्रमण कर लो, ये कर लो। इसके लिए भी हम कई बार अभियान चलाते हैं, कई द्वारा पत्र द्वारा सूचित भी करते हैं, लेकिन ये सब सदस्यों द्वारा रीसेल कर दिया जाता है, यानी कि वापस अपने मकान या दुकान को बेच देते हैं आवश्यकता के अनुसार और आवश्यकताओं के लिए, निजी आवश्यकताओं को देखते हुए भी है, और दूसरी अपनी अलग आदतों के कारण भी हो जाता है कि वो व्यक्ति इस दुकान को या मकान को बेच देता है और फिर समिति में आके बोलता हमें मेंबर बना दीजिए। तो हम मेंबर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के नियमों के आधार पर देखा जाए तो हर व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। रीपरचेज होता है, रीसेल होता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कलेक्ट्री जो है, जिला कलेक्टर कार्यालय है और यहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, और कलेक्ट्री के ऊपर ही ये पूरी योजना जो धरातल पे आई थी। आज ये है कि अतिक्रमण की स्थिति होगी, होटलें बन गई, ना पार्किंग है, नियमों को ताक में रखा हुआ है। अब इसके लिए प्रशासन को देखना होता है, प्रशासन के ऊपर भी राजनीतिक प्रभाव आते हैं, कई कारण होते हैं, उसके लिए किसको क्या बोला जाए ये समझ में नहीं आती बात। कई बार हमने भी आग्रह किया है, नगर परिषद को भी कई बार लिखित में पत्र दिए हैं, अतिक्रमण किया जा रहा है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। मार्केट में जो एक्चुअल ग्राहक आना चाहते हैं वो इसी कारण से नहीं आते हैं कि मार्केट में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। ग्राहक आएगा वो 10 मिनट रुकेगा, चला जाएगा, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गाड़ियां सुबह खड़ी करते हैं और शाम को लेके जाते हैं। अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाता है। कई बार आपने देखा हो तो चित्तौड़ के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर लंबा चौड़ा है। कई व्यक्ति भिलोड़ा जा रहे हैं, निम्बाड़ा जा रहे हैं, गाड़ियाँ सब कलेक्ट्रेट में खड़ी करके चले जाते हैं, मीरा मार्केट में खड़ी करके चले जाते हैं, मीरा नगर के अंदर खड़ी करके जाते हैं। अब कौन किससे लड़ाई करे? रोज़ रोज़ लड़ाई करना भी संभव नहीं है, तो लोग दुकानदार सब परेशान भी रहते हैं, और मार्केट का जो व्यवसाय होना चाहिए वो भी बहुत असर कर रहा है और स्लो भी होता जा रहा है। यानी 18 साल से आप ये समिति चला रहे हैं, कई जिला कलेक्टर आए होंगे और कई जिला कलेक्टर यहाँ से गए हैं। महीने में क्या ये व्यवस्थाओं को लेकर इस समितियों की कोई बैठक होती है? हमारे द्वारा 2 बार बैठक की गई थी। आम पब्लिक को भी बुलाया गया था, दुकानदारों को भी बुलाया था, किराएदारों को भी बुलाया था, सबके साथ अपने ट्रैफिक इंचार्ज को भी बुलाया गया था, एसपी साहब को भी पत्र दिया गया था, कलेक्टर साहब को भी दिया गया था कि साहब अतिक्रमण के ऊपर हम मीटिंग करना चाहते हैं और सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था रखें मार्केट में। तो ग्राहक आएगा तो दुकानदार भी खुश रहेंगे और मार्केट भी अच्छा चलेगा। लेकिन वो असर एक दिन में नहीं होता है। दुकानदार भी अतिक्रमण इतना फैला देते हैं कि कस्टमर क्या करे और दुकानदार समिति क्या करे। समिति सबसे निवेदन कर सकती है, न कि लड़ाई कर सकती है। तो हमेशा अनुरोध करती आई है समिति, और हमेशा नगर परिषद को पत्र देती आई है। नगर परिषद द्वारा अभियान भी चलाया जाता है। साथ साथ वो आते हैं, अतिक्रमण के तहत उनको ठेले, गाड़ियाँ, चाय के ठेले
उनको ले जाते भी यानी हैं। कुल मिला के जो है अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे अतिक्रमण हटते हैं, पक्के अतिक्रमण आज तक नहीं हटे। जबकि रिंकल गुप्ता जब यहाँ पे आयुक्त थी उस समय विनायक होटल से लेकर ये जो अभी होटल बना हुआ सोनू का, सोनी जी का, उस होटल के वहाँ का जो 2.5-3 फीट है उसको तोड़ने का पूरा आदेश जारी हो गया था, उसके बावजूद भी वो नहीं टूट पाया। उसके बाद सभी लोग बाहर निकल गए। एक जो चीज शास्त्री नगर तक बाहर निकले में HDFC बैंक जो है वो भी अभी बाहर है, उसका भी 6 फीट बाहर है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो विनायक होटल है ये समिति के अंदर नहीं आती, ये उसकी निजी प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो उसके लिए समिति कुछ नहीं कर सकती, वो परिषद द्वारा ही किया नहीं, जाता है। विनायक होटल जो बना हुआ वो तो अपनी परिधि में बना हुआ, नियमों के अनुसार बना हुआ। लेकिन इसके बाद जो ये आवासीय मीना मार्केट है इसमें लोगों ने बदलाव कर दिया है और बाहर आ गए हैं। अब कई मकान वालों ने दुकानें बना दी है, तो इसमें समिति क्या कर सकती है? प्रशासन को लिख सकती है, नगर परिषद को लिख सकती है कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो गलत हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। क्यों कि समिति द्वारा जो विकास शुल्क होता है वह समिति ने नगर परिषद को जमा कर रखा है। डेवलपमेंट का कार्य जो भी करना है, सड़कें बनानी, पानी की व्यवस्था करनी है, किसी के आवंटन पत्र को नक्शा पास करवाना है, मकान निर्माण करना है, तो उसके लिए वो सब का शुल्क लेती है। और उनको हम लिखते हैं भाई सब कुछ शुल्क जमा है। आप कई सारे टॉयलेट बना रखे हैं जो कि समिति ने उसके लिए भी पैसा जमा कर रखा है, व्यवस्था की जाए, और उसके लिए भी महीने 2 महीने में एक बार सफाई का कार्य होता है। तो इसके लिए समिति किसको बार बार बोले, पत्र द्वारा सूचित कर सकते हैं हम, और बाकी हम भी पाबंद हो जाते हैं तो माना जाए यानी आपका ये कि जो निर्माण हुए हैं, यानी जो जिस स्थिति में रहने थे, जिस योजनाओं को भारत सरकार एक योजना लेके आई, सबसे बड़ी योजना राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी ने जिसका शिलान्यास किया था, वो योजना के अंदर जिस तरीके से बदलाव होते जा रहे हैं, होटलें बन रही है, पार्किंग किसी में नहीं है, आप भी देख रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि स्थितियाँ बड़ी ख़राब है? स्थिति तो इतनी बड़ी खराब है कि लगता है हमें तो कभी 5 साल बाद हो सकता है मीना मार्केट बंद नहीं करना पड़ जाए, क्योंकि ये हालत हो चुकी है कि कोई एक 2 व्हीलर लाके भी खड़ा नहीं कर सकता है, और ग्राहक आता है तो बौखलाने लग जाता है। तो आप देखिए जहाँ जहाँ चौड़ी सड़कें हैं वहीं शोरूम होते जा रहे हैं, वहीं पे आदमी जा रहा है, वहीं बिजनेस करना चाहता है कि गाड़ी खड़ी कर सकूँ मैं। अदरवाइज जहाँ देखा जाए वहाँ यही हाल होते जा रहे हैं, और ये अतिक्रमण से अति गंभीर समस्या क्या एक कैंसर का रूप लेती जा रही है। और नहीं संभला तो आने वाले समय में जितने भी मार्केट हैं वो सब लुप्त होते जाएंगे। जैसे आप चित्तौड़ का देखिए, राणा संगम मार्केट है, न्यू क्लॉथ मार्केट है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही है, लेकिन अतिक्रमण इतना है कि वहाँ से गाड़ियाँ निकालने भी मुश्किल हो जाती है, पैदल चलने वालों को भी सोच समझ के चलना पड़ता है। अब इसमें कई बार हम कहते हैं ये ठेलों वालों को हटा दो, इन फ्रूट्स वालों को हटा दो, तो कई लोग पैरवी करने के लिए भी आते हैं, और साहब गरीब है इनको हटाओगे, ये कहाँ जाएंगे? अरे भाई गरीब है तो एक दुकान लगा के बैठा, वो भी पेट के लिए बैठा हुआ है ना, वो ठेले वाला भी। और आज के समय में देखा जाए तो एक ठेले वाला एक दुकानदार से ज़्यादा कमा लेता है। वो गाड़ियाँ मेंटेन करता है, गाड़ी लेके तो चाय बेचने आता है, गाड़ियाँ लेके जाता है, तो इसके लिए गरीब कैसे मानते हैं? और गरीब की डेफिनेशन क्या होती है ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। हर व्यक्ति धंधा करा चाहे, इसके अंदर कई राजनीतिक पहलू भी हैं, जो मार्केट के अंदर ठेले खड़े कराने के भी किराए लेते हैं, और उनको किराए पे दे देते हैं, ये कर देते हैं। फिर बाद में हम पूछते हैं तो बोले साहब 2000 रुपये देता हूँ मैं, वो कोई कहता है ये करते हैं हम। यानी गुमटी माफिया यहाँ पर चित्तौड़ में सक्रिय है, बहुत ज़्यादा है, पूरी चित्तौड़ के अंदर है। सुनने में आता ही रहता है हमारे कि वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं। इसके लिए भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। यानी जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, या भले जो भी है, वो यानी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही, इसलिए शहर की स्थिति बिगड़ रही है। नहीं, ये आप सिर्फ चित्तौड़ के लिए नहीं बोले, अपन सब जगह हैं, ये चित्तौड़ हो, भिलवाड़ा हो, उदयपुर हो, सब जगह यही चीज़ें चल रही है। और इसके ऊपर पूरा एक माफिया काम करता है, और इस माफिया को समाप्त करना कोई छोटी बात नहीं मानी जाती है। हर व्यक्ति के पीछे 2 व्यक्ति नेता ऐसे लगे रहते हैं कि उनको बचाने में आ जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। और अखबारबाजी कर दो तो फ़ोन आने लग जाते, भैया अखबार की न्यूज़ ऐसी मत दे देना, कल ध्यान रखना तुम भी वापस काम धंधा करना है कि नहीं करना है। कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि गलत कार्य करते हैं और गलत काम को बढ़ावा देते हैं। सीधा सीधा यही है कि राजनेता ही ये काम करवाते हैं। जो आप कह रहे हैं उस बात से सहमत मैं यूं नहीं हूँ कि जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि द्वारा शय दी जाती है। तो बात वही हुई ना, राजनेता तो हम ही लोग चुनते हैं, उन्हीं को हम बनाते हैं, और वही लोग हमारे चित्तौड़ के साथ इस प्रकार से करते हैं। अब ये बोल रहे हैं आप,
अभी बोलेंगे तो मेरे पास भी फोन आने लग जाए। कुल मिला के दबी आवाज में आप यही कहते हैं, मतलब वास्तविकता यही है धरातल पर, अगर राजनीति उल्टे कामों की पैरवी ना करे तो शायद चित्तौड़ का सिस्टम बदल सकता है। चित्तौड़ बहुत कुछ बदल सकता है। और आज के समय में देखा जाए तो चित्तौड़ की नदियों के ऊपर कितने ब्रिज बन चुके हैं, कितनी व्यवस्था मैनेज हो चुकी है, लेकिन वो कोई हालत में अतिक्रमण ही परेशान करते जा रहा है। कोई फ्रूट्स वाला आएगा वो रोड को रोक के बैठ जाएगा, कोई पूछता ही नहीं है उसको। चित्तौड़गढ़ की अगर स्थिति देखी जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, शायद ये सार्थक है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यही कहना। अभी तक तो सुनने में तो ऐसे ही आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस है, अदरवाइज कोई बोल गया तो उसकी लाठी चालू हो जाएगी, भैंसें भी गायब हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम सेट है पूरा, सिस्टम सेट है साहब ये तो, और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगा, जैसे ये तो आज के हालात है, पूरा शहर कैसा था चित्तौड़गढ़? किसी समय में मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, देखा है, इतना शांत था, आराम से चलना फिरना घूमना, कोई अतिक्रमण नहीं था। गांधी चौक से लेके कलेक्ट्रेट तक हम आते थे, साइकिलों पे घूमते घूमते आते थे, लेकिन कभी ऐसी अतिक्रमण की नौबत नहीं देखी थी। छोटे मोटे 2-3 दुकानदार थे किराना वाले, वो अपने अपने बोरियां बाहर रख देते थे कट्टे भर भर के, तो उनको भी परिषद वाले आते थे और कहते भाई हटा दो यहाँ से, तो वो उसी टाइम हटाते थे, कोई बेस नहीं करता था, बहुत ज्यादा भय था। लेकिन आज प्रशासन का भय, शायद जो आपने कहा था राजनेता, शायद उसका सबसे बड़ा कारण प्रशासन का जो भय समाप्त हुआ उन सिर्फ राजनेताओं के कारण है, जो अपने पराये की बात करते और चित्तौड़ शहर को सुधरने नहीं देते। शायद ये सही है? कई बातों से तो मैं सहमत भी हूँ और कई बातों से वो सहमत इसलिए नहीं हो पाते हैं कि कोई मजबूरी हो जाती है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये सब चीज़ की जा रही है तो इसके पीछे प्रशासन क्यों नहीं ज़्यादा एक्टिव होता है, क्यों नहीं इसके लिए कार्य करता है कि भाई जब ये ठेला लग गया है, आज आप देखिए कि शास्त्री नगर चौराहे से लेके कपासन चौराहे तक कितने ठेले लग गए हैं, इतना बिजी रोड है, लेकिन वहाँ सब खाने पीने के ठेले लग गए, तो परमिशन देता कौन है इनको? सिस्टम सेट, यानी सिस्टम सेट है या फिर कुछ न कुछ होता है इसमें। नहीं, आप ठेले वाले की बात कर रहे हैं तो पक्के जो रसूखदार लोग हैं उन्होंने भी तो अतिक्रमण कर रखा है, करोड़ों की जमीन पर, करोड़ों की जमीन पर, तो अतिक्रमण पे तो सबका हाथ है, कार्रवाई समान होनी चाहिए ना। गरीब या अमीर क्या होता है, जिसने अतिक्रमण किया अतिक्रमण है। तो वही वाली बात होगी साहब, सबका साथ है सबका विकास है, तो ये विकास करते जा रहे हैं, अतिक्रमण फैलाते जा रहे हैं और लोगों को कोई भय नहीं है इस चीज का, तो भाई मैं क्यों बना रहा हूँ, इतना आगे क्यों बढ़ रहा हूँ। अगर एक बार चित्तौड़गढ़ में सही तरीके से बुलडोजर की शुरुआत हो जाए तो शायद मैं मानता हूं तब लोगों को या जनता में भय व्याप्त होगा और सिस्टम को समझेंगे कि वास्तव में प्रशासन होता क्या और उनके पास क्या कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन वो बुलडोजर सही दिशा में नहीं जा पा रहा। सर बुलडोजर भी घूम लेगा, 3 महीने बाद वापस वही हालत आ जाएगी जी, तो उसका तो निराकरण परमानेंट प्रशासक देखे तो वही कह रहा हूं ना, सही तरीके से चलेगा तभी ना भाई। जब तक प्रशासन सही लोगों पर सही कार्रवाई नहीं करेगी, गलत लोगों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक सिस्टम नहीं सुधर सकता है। उसके लिए तो जनप्रतिनिधि प्रशासक सब मिलके चर्चा करे, बातचीत करे तो सब चीज हट सकती है, सब संभव है। सबको ऑफिस से बाहर निकलने की और जनता के साथ 1-to-1 करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग नहीं, क्योंकि जनता ही सबकी आखिरी अगर सीढ़ी देखें तो जनता है, क्योंकि जनता की वजह से प्रशासन है, जनता की ही वजह से राजनेता है, तो सबसे बड़ी चीज है जनता का सहयोग लेकर उसमें बदलाव किया जाए। वैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, मैं मीरा मार्केट के लिए, मीरा मार्केट के लिए भी हमने मार्केट के बीचों बीच सभी दुकानदारों को और किराएदारों को बुलाया, उनके साथ मंथन किया, सब आए, उनके लिए चाय नाश्ता भी कराया, सबसे निवेदन किया हमने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमने सब कार्यकारिणी ने मिलके कि भाई ये अतिक्रमण हटा दोगे तो ये मार्केट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि और अच्छा दिखेगा तो पब्लिक आना पसंद करेगी, चलो मीरा मार्केट चलते हैं। किसी समय में इतनी वैल्यू थी मीरा मार्केट की, हर व्यक्ति आना चाहता था, आज कोई आना ही पसंद नहीं करता है। तो उसका मुख्य कारण पार्किंग ही है, मेन मुख्य कारण पार्किंग और अतिक्रमण दोनों है, और दोनों ही कुछ लोग ही अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन पार्किंग तो जरूरत से ज्यादा हो रही है, बहुत महती आवश्यकता है। यानी 18 साल से आप समिति चला रहे हैं और सबसे पुराने हैं यहाँ चित्तौड़गढ़ में, कई कलेक्टर आए होंगे, कई गए होंगे, अधिकारी से भी आपके अच्छे संबंध रहे, ऐसा कौन सा कलेक्टर यहाँ आया था जिसने यहाँ व्यवस्था सुधारने का प्रभावी कार्रवाई की हो? वैसे देखा जाए तो कई कलेक्टर साहब ऐसे आए हैं जिन्होंने अभियान भी चलवाया,
हमारे से हमने पत्र द्वारा भी सूचित किया तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन भी लिया, लेकिन कलेक्टर आते हैं, साल 2 साल रहते हैं, चले जाते हैं, वापस वो कोविड और आ जाती है। अब आपने देखा हो चित्तौड़ में सब्जी मंडी रोड पे कलेक्टर जैन साहब आए थे, उन्होंने अभियान चला के गाड़ियों की व्यवस्था करी, सब व्यवस्थित चला, फिर वापस वो कोविड हाल आ जाता है। यानी कि हर वक्त इसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं कि अतिक्रमण कैसे फैलाया जाए, कैसे किसी को जनता को डिस्टर्ब किया जाए, ये भी एक अभियान चलता है। आर एस गठाला भी यहाँ उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने कई भूमि मुक्त करवाई, उस समय आप भी यहाँ थे, आपको कैसा उस वक्त कैसा लगा यार? उस टाइम से एक अभियान चल रहा था, वो बहुत बड़ा अभियान था कि भाई अतिक्रमित जितने भी हैं उन्हें हटाया जाए, उनका रिकॉर्ड मांगा जाए, उनका मेजरमेंट कराया जाए। वो चीज़ अभी होने लग जाए तभी भी कई सारे मकान गिराने पड़ेंगे आपको। शहर सुधर सकता है। आज के समय में साहब सबसे विडम्बना तो ये है, कहीं पे भी बात करते हैं मकान बना रहे हैं, परमिशन तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं आएगा अपने यहाँ, मकान बन जाता है। यानी सिस्टम से होता है। अब किसको क्या बोलोगे आप? इसलिए किसी के भाई नेम बोलना तो एक दुश्मनी सही बात जताने वाली बात हो जाती है कि भाई ये मेहता जी ने वहाँ जाके ब्रह्मास्त्र पे गए थे और वो ये भाषण दे के आए थे वहाँ, तो भाई इस पर कार्रवाई हो रही थी। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ अतिक्रमण जो भी है स्वेच्छा से हटा ले, बिल्कुल सही, स्वेच्छा से चित्तौड़ के विकास के लिए कार्य करें तो वो बहुत ही अच्छी भावना रहेगी। और इसी भावना को देखो तो आपको चलना चाहिए आगे। जबकि हमारे मीना मार्केट समिति है सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये समिति 1955 से लेके अभी तक 71 ईयर होने आए हैं। उसमें हमारे मीना मार्केट, मीना नगर, भामाशाह नगर, सुभाष नगर मार्केट, इतनी सारी योजनाएं हैं जो कि राजस्थान में एकमात्र समिति हमारी है जिसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों का लाइसेंस दिया हुआ है। और इसी में और भी चित्तौड़ में समितियां हैं, कोऑपरेटिव समितियां, लेकिन अभी रनिंग में है 3-4 समिति ही है जो कार्य कर रही है सरकार के साथ, जो कि हमारे भी वार्षिक आम सभा होती है, साल में 4 बार ऑडिट, ये बोर्ड मीटिंग होती है, ऑडिट होती है, सीए द्वारा ऑडिट कराई जाती है और सरकार के नियमों के आधार पर हमें चलना पड़ता है। उसमें हम कोई ये चीज़ नहीं कर सकते कि मैं रमेश मेहता ने कह दिया यही करूंगा, ये नहीं चलता है। गवर्नमेंट के जो रूल्स होंगे वही लागू होंगे और उसी आधार पर करते हैं। तो इसमें भी कई ऐसे लोग आते हैं परेशान करने की नीयत से आते हैं कि भाई मेरे को ये दे दो, मेरे को ये बना दो, मेरे को मेंबर बना दो। मेंबर का भी गवर्नमेंट का एक प्रावधान होता है कि किसको कैसे मेंबर बनाया जाए, क्यों बनाया जाए। जब आपको क्राइटेरिया होता है और जब आपको समिति का मेंबर बनाया गया तो आपको ज़मीन अलॉट की गई है, उस आधार पर बनाया गया। वो आपने रीसेल कर दिया, आपको रहने के लिए दिया प्लॉट मकान, अच्छा, और उसके बाद जब आप बेच देते हो फिर कहते हो इसको बना दो उसको बना दो, तो ये तो कोई वो अपने कहते हैं ना धंधा तो कर नहीं रहे हम, जो अभी दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं ले सकते हम, तो आपके सामने बोल रहे हैं। नहीं, अपने चित्तौड़गढ़ जिले की जो ये हरदेवायनी एक तरीके से देखे, गंभीरी नदी जो है, गंभीरी नदी यानी आप इतने टाइम से है, ये गंभीरी नदी 24 घंटे बहा करती थी, कहने का मतलब बहाव के साथ चलता था, देखिए मैंने आंखों से। बिल्कुल। तो अब भी जो स्थिति है कि गंभीरी नदी के दोनों जो किनारे हैं उन किनारों पर बड़ी बड़ी व्यावसायिक होटलें बन गई है, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, अतिक्रमण हो गया है। तो अतिक्रमणी यहाँ प्रभावी है। अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बताया कि भाई कैंसर का रूप ले चुकी है चित्तौड़गढ़ के लिए। अब इसके लिए अपने को ही समझना पड़ेगा, सेल्फ नहीं समझेंगे जब तक ये नहीं चलेगा। और बड़ी होटलें मिल रही तो परमिशन कौन दे रहा है? प्रशासक तो दे रहा है उनको भी कि होटल बनाओ, व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन नियमों को ताक में रखकर नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ नियम होता है। दबी आवाज में तो वही है। अब क्या बोलते हैं इसमें अपन कि जो भी संस्था चलाते हो या जो भी कार्य करना चाहते हो उसको सरकार के नियमों के आधार पर चलो और सरकार के नियमों को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन यही चीज़ मैंने गुजरात में भी देखी है, इवन कि जयपुर में भी देखा है। अतिक्रमण अभियान ऐसे नहीं चलता है कि एक व्यक्ति धंधा कर रहा है, आधी दुकान तो रोड पे लगा दी, आधी दुकान अंदर है, मतलब दुकान के अंदर माल नहीं जितना रोड पे लगा देता है वो। और चित्तौड़गढ़ की यही चित्तौड़ की यही स्थिति है। तो इससे आम कस्टमर भी क्या करेगा? बड़े बड़े महानगरों में देखा जाता है करीब 3-3, 4-4 फीट की केवल दुकानें होती है, उसमें पूरा संसार भर लेते हैं वो। उनको कमाने की याद है, विधि याद है, लेकिन यहाँ चित्तौड़गढ़ में ऐसा लगता है कि सड़कों पर ले जाने के बाद ही उनका माल बिकता होगा। सब मैंने
दिल्ली जाता रहता हूँ मैं बिजनेस के हिसाब से। दिल्ली में 8 भी 6 की एक दुकान मैं है, वही कह रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ एक स्टूल रहता है, वो पुलिस आ जाती है तो वो स्टूल भी अंदर चला जाता और है। वो लाखों का व्यापार और करते हैं। वो रोज का 5 से 7 लाख रुपए का धंधा करता है वो। और लाइन लगती, सब लोग नोट लेके खड़े रहते हैं, तो वो अतिक्रमण नहीं कर सकता है क्या? लेकिन नहीं, वो बोलते नहीं ये नहीं करेंगे हम, हमारा तो जो है वही होगा, एज पर नॉर्म से काम होगा। नहीं, मतलब अपने बिजनेस के लिए जनता को परेशान करना ये कहाँ का न्याय है? भाई अपना बिजनेस करना अपने लाभ और अपने लोभ के लिए हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, और फिर हम लड़ने को उतारू रहते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये स्थितियां हैं, आए दिन इस पर विवाद होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो चित्तौड़गढ़ का पुराना शहर पर जो अधूरी बात रह गई, कैसा था हमारा शहर, कहाँ तक सीमित था वो? जब मीरान नगरी की शुरुआत हुई थी उससे पूर्व का आप चित्तौड़गढ़ के बारे में बताइए। सब गांधी चौक तक आते थे हम जी। तो इतनी रौनक थी और बहुत ही अच्छा था, लोगों का आवागमन, कपड़ा बाजार पुराना देखते मार्केट थे, था वो पूरा। पुराना मार्केट था। लेकिन ऐसे अतिक्रमण पहले भी नहीं देखे थे हमने। दुकान के अंदर परिसर दुकान का है उतना तक वो कपड़े रखता था, बाकी ग्राहक आते खड़े रहते हैं। आज की डेट में ये ग्राहक के खड़े करने के लिए 3 फीट का वो बनाया जाता है, उसके ऊपर तो सामान रख देता है, रोड पे खड़ा हो जाता कस्टमर। अब जाए तो कहाँ जाए वो? और पीछे से गाड़ी आती है, हॉर्न बजाता है तो दिखता नहीं है क्या भाई यूँ, और ऊपर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए सोचने वाली बात होती है। बाकी गांधीनगर और ये अपने किले के ऊपर किला रोड पे जाते थे, तो यहाँ पे भी अब आप देखिए ये किले पे जाते हैं तो ये किला रोड है, टर्न करते हैं तो इतनी गाड़ियाँ, इतनी टूटी फूटी गाड़ियाँ सब रोड पे, जो कि दुनिया के टूरिस्टर यहाँ आते हैं देखते हैं, और शान चित्तौड़ की यही नज़र आ जाती है कितना अतिक्रमण है। तो इस पे तो प्रशासन को ही ध्यान देना होगा, और तो कौन देगा। पुराने समय में कलेक्ट्री, जो आज कलेक्ट्री है, वो पहले कलेक्ट्री कहाँ चला करती थी? पाटनपुर पानलपुर पे चला करती थी, और यहीं से पूरा कलेक्ट्री चलती थी। और नहीं तो पहले तो ये दरवाजे बने हुए थे, 4 कोठी थी सब तरफ, परकोटा बना हुआ था जी, उससे पुराना शहर था। पुराना शहर था। गोलक्यो, ओछड़ी दरवाजा। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था गांधीनगर ही हुआ था जी। जो हमने देखा, ये ओछड़ी दरवाजा है, यहाँ से गांधीनगर का विकास हुआ था और सेक्टर 1 यही बना था। अभी गांधीनगर में जो पद्मनी, रानी पद्मनी के नाम से पद्मनी मॉल बना है, उसमें शमशान की जो स्थिति है वो, उसमें क्या बदलाव देखा आपने? चारों तरफ मार्केट बन गया है, सब्जी वाले बैठ गए हैं और वही सब्जियां खरीद रहे हैं। एक समय था शमशान के पास जाने में आदमी डरता था, और आज वही शमशान में जाके पकौड़ियाँ खाता है। अब क्या बोल सकते हैं इसका? तो यानी शमशान के पास में कोई नहाने के लिए स्नानघर वगैरह कुछ हुआ करते थे आगे पीछे, कुछ आपने देखा है? यानी कि जब भी शमशान में आते थे तो शंकर घट्टा पे जाके स्नान करते थे हम, और फिर बाद में खड़िया महादेव हैं यहाँ जाके बैठते थे, यहीं पे सभा होती थी, फिर वापस आते नहा धो के और घर चले जाते थे। पहले तो ये बना हुआ था, और आज के समय में खड़िया महादेव का पूरा स्थान अलग हो गया, ये अलग हो गया। शमशान तो पूरा मार्केट ही बन गया। आने वाले टाइम में लगता है हमें तो कभी कभी कि शमशान के चारों तरफ ये शमशान कमेटी दुकानें नहीं बना दे। यानी चित्तौड़गढ़ की बात करें तो लक्ष्मीनाथ मंदिर भी है यहाँ पर, और अन्नपूर्णा मंदिर भी है। इसके नाम की भी कई बीघा जमीन है, कालिका माता की है ना, खूब सारी जमीन। तो यहाँ के वो जमीन बची है कहीं भगवान की, कहीं नजर आती है आपको, या वो बिल्कुल खुरबुद हो चुकी है? नहीं, इसका तो अभी तक मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन कालिका माता के नाम से ही यहाँ फार्म हाउस है बहुत बड़ा, जहाँ से पहले अमरूद भी लाया करते थे और बहुत अच्छा विकास था। लेकिन वहाँ तो बाहर दुकानें तो खूब बन गई है, और उसके विकास के लिए वो कमेटी कार्य करती है, इसलिए कौन इंटरफेयर करेगा? जी। कालिका माता कमेटी जो है, तो मैं तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ और जनता के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि विकास कार्य को कराना है तो अतिक्रमण पे काबू करना होगा, और अतिक्रमण के लिए प्रशासक ही जिम्मेदार नहीं होती है, अपन स्वयं भी जिम्मेदार होते हैं। यानी कि अतिक्रमण अपन फैलाते हैं, फिर बाद में प्रशासन को परेशान होकर आना पड़ता है, और उनके सामान उठा के ले जाते हैं, फिर कहते हैं पैरवी करने वाले भी आ जाते हैं, कई सारे नेता आ जाते हैं, कई सारे दूसरे पैरवी करने वाले आ जाते हैं। बेचारा गरीब है, मर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, कैसे कमाएगा? अरे भाई, तो जो दुकान लगा के बैठा वो तो दिन के 100 रुपये नहीं कमा पा रहा, ठेले वाला 500 रुपये कमा लेता है, तो गरीब कहाँ से हुआ? आज आप सब्जी मंडी रोड पे जाइए, कपड़े का एक थैला रखने की परमिशन दी और 5-5 फीट आगे निकाल दिया, नेहरू बाजार रास्ता बंद कर दिया। तो नेहरू बाजार की तो स्थिति, जो पक्की दुकानें वाले हैं उनका फुटपाथ तक खा गए, 2.5 फीट का फुटपाथ है, उस पर उन्होंने सामान जमा रखा, पर्दे लगा रखे हैं। सही बात है ये तो, और माल बाहर तक लिया है वो। अब कार्रवाई करे कौन?
अच्छा, इसका एक बड़ा कारण शायद मेरे हिसाब से, जैसे पुराना शहर देखा जाए तो यहाँ लिमिटेड परिवार थे, लिमिटेड लोग थे। शायद मेरे हिसाब से अभी जो बाजार सकड़ा होता जा रहा है, व्यापार में जो अतिक्रमण दिखाई दे रहा है, उसका सीधा सीधा ये भी दिखाई दे सकता है कि बाहर के जो लोग आते हैं और यहाँ ठेले गाड़ी लगा कर वापस दिन में आते हैं, सुबह और शाम को निकल जाते हैं। शायद बड़ा कारण ये भी हो सकता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कलेक्ट्रेट चौराहे पे देखिए आप, शास्त्री नगर चौराहे पे देखिए, आजकल क्या है, वो छोटी छोटी ट्रकें लेके आ जाते हैं, उसी में कोई इडली बना के बेच रहा है, कोई डोसा बना के बेच रहा है, अतिक्रमण करता है, रोड के बीच में आके खड़ा हो जाता है, खाने वाले भी बैठ जाते हैं वहीं स्टूल लगा के, और फिर कहते कोई एक्सीडेंट होता है तो बोले गाड़ी वाले की गलती है। गाड़ी वाला भी कहाँ तक ध्यान देगा, क्या करेगा वो। तो ये अतिक्रमण के ऊपर तो प्रशासक को ही ध्यान देना होगा, और इसमें सबसे अहम भूमिका नगर परिषद की बनती है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि विकास कैसे किया जाए, कैसे डेवलप करें। रास्ते के अंदर अब आप देखिए नेहरू पार्क के वहाँ एक डोसा मसाला बेचता है, वो शाम को भीड़ इतनी लगा देता है और इतने ट्रैफिक रहता है वहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर भी। नहीं तो कलेक्ट्रेट चौराहे पर जो प्राइवेट बस वाले हैं वो भी सड़कों पे खड़ी कर देते हैं, इधर वापस कोर्ट के सामने, पुरानी कोर्ट के सामने, यहाँ भी खड़ी हो जाती है। तो ये भी जिम्मेदार है। ये ट्रैफिक पुलिस कई बार हटाती है लेकिन वापस लग जाते हैं। अभी आपने देखा हो तो ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ पे डंडे लगा दिए कि गाड़ी इस परिसर में रहेगी, बाहर तो वो उसको तो रहने दिया, इधर से खड़े हुए, वहाँ ठेले वाले खड़े हो गए। जहाँ बस खड़ी होनी चाहिए वहाँ तो ठेले खड़े हो रहे हैं, तो अब क्या व्यवस्था देखो। मतलब कुल मिला के सीधी सी एक गणित है कि जब तक प्रशासन, आमजन और राजनेता सभी का एक साथ सिस्टम सेट नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम इसी प्रकार से बिगड़ता रहेगा और अतिक्रमण लगातार जारी रहेगा। नहीं साहब, इसके लिए जनता को आवाज़ उठानी होगी। प्रशासक को जागरूक करने के लिए भी ये करना होगा कि जनता की आवाज़ उठे, जनता इस चीज़ के लिए बोले। और जब मीटिंगें होती, कलेक्टर साहब मीटिंगें लेते हैं, शांति समिति की मीटिंगें होती, उस टाइम में अभियान चलाएं और ये बोले इस चीज़ के लिए। और अपने जनता के जो लीडर बन के घूमते हैं उनको भी आगाह करना जरूरी है कि आप जो भी लीडर बने हो तो एक पार्षद होता है, एमएलए होता है, कई सारे सदस्य सक्रिय होते हैं, तो उनको भी इसमें जागरूकता लानी होगी। और सबसे बड़ी चीज़, विपदाएं जब हम पर बीतती है तब हमको पता चलता है, कल ये ना हो कि हमारे परिवार से कोई बीमार व्यक्ति और हम उसको हॉस्पिटल तक सिर्फ इस अतिक्रमण की वजह से और इस पूरे जंजाल की वजह से हम नहीं ले जा पाए, तो शायद उस समय हमको बहुत दुख होगा। तो उससे पहले हमको जागना होगा और जनता को भी इसको समझना होगा किस प्रकार से अतिक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। साहब आप बता रहे हैं कि कोई बीमार होगा, ये होगा, ये सुनते हैं उस टाइम तो बहुत दुख होता है, और अपन भी कहते हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जैसे वो बोला जाता है ना मेवाड़ी में, मसाणिया वैराग है, मसाणिया वैराग, जब तो तक ये आता है बस बेटो ये ठीक है कि ये नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होता तो ये गाड़ी चली जाती है, ये हो जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद ही पता नहीं क्या हुआ, सब हो जाता है वापस, में कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। इस वैराग को हटाने की आवश्यकता है चित्तौड़गढ़ में, यानी कि जनता का मनोबल बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और लीडर को भी जागरूक करने का आवश्यकता है कि प्रशासन कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन रोका जाता है। प्रशासन भी कहाँ तक क्या करेगा, कुछ काम करना चाहे तो रोक दिया जाता है, फ़ोन पे फ़ोन आने लग जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल देखा जाए तो बहुत दिक्कतें आती है प्रशासक को भी, कभी किसका फ़ोन आ जाता है, कभी किसका फ़ोन आ जाता है, काम होते होते रुक जाते हैं, बुलडोजर चलते चलते रुक जाते हैं, पूछते भाई बुलडोजर तो पूरा चला हो, नहीं साहब का फ़ोन आ गया, बात ख़त्म हो गई। तो सिस्टम सेट हो जाता है। अब कई लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो खाली एक फ़ोन पे काम कर देते हैं, तो इसलिए किसके ऊपर क्या लांछन लगाए प्रशासन पे यानी कुल मिला के पूरी दाल ही काली है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। वही कहते हैं ना, अपन पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, तो कहाँ का नशा देख रहे हो आप? नशे में, सब नशे में है। चलो इस नशे को उतरने की आवश्यकता है, और हम तो यही जनता से भी अपील करेंगे कि इस नशे को, जो अतिक्रमण का नशा है और जो हम अपने पर आए और सिर्फ मेरा जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए हम जो लोगों को परेशान करते हैं उसको बंद करें और थोड़ा नए चित्तौड़गढ़ की शुरुआत करें। और यही हम भी चाहते हैं कि मैं समिति का मंत्री होने के नाते मैं भी एक आह्वान करता हूं कि अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया जाए, और जो भी व्यवसाय करें उसमें विकास कार्य करें, अधिक से अधिक काम करें और आगे बढ़ावा देते रहें। और प्रशासन को जो भी आह्वान करना है सामूहिक रूप से किया जाएगा तो उसका एक अलग ही आनंद आएगा, और व्यवसाय में दिनों दिन प्रगति होती रहेगी। यही मैं बताना चाहता हूँ आपसे।
आप थे रमेश जी मेहता, जिन्होंने बताया चित्तौड़गढ़ में क्या आवश्यकता है और किस प्रकार चित्तौड़गढ़ में अभी चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी, आपने समय दिया हमें।